हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 22 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट डे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन ऑफ द डे था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आप सभी ने कमेंट में बिल्कुल सही आंसर दिया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित है। वेरी गुड। अब आज के इस सेशन को भी एंड तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे में आज भी आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आइए सबसे पहले हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 22 मई 2023 के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 49 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया। आंसर ए हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा में 19 से लेकर 21 मई 2023 तक 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। अब देखिए अगर हम G7 ग्रुप की बात करें कि ये संगठन क्या है, तो ये देखिए विश्व की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ये 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। इस ग्रुप की शुरुआत सबसे पहली बार 1975 में की गई थी। 1975 में इस ग्रुप को स्थापित करने के लिए पहली मीटिंग हुई थी और इसके एक साल बाद देखिए 7वें देश के रूप में कनाडा शामिल हुआ था और 1976 में इसका नाम G7 पड़ा था। पहली मीटिंग 6 देशों के मध्य में 1975 में हुई थी। सदस्य देशों के मध्य में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए और अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब 1976 में जैसे ही कनाडा शामिल हुआ, इन देशों की संख्या 7 हो गई तो ये ग्रुप बन गया G7। इसके बाद 1997 में इस ग्रुप में रशिया को सम्मिलित किया गया और 2014 तक इस ग्रुप को G8 के नाम से जाना गया। लेकिन 2014 में रशिया इस ग्रुप से वापस बाहर हो गया और अब ये ग्रुप G7 के नाम से जाना जाता है जो कि इन 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो यही G7 है जिसके देखिए 49वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में हाल ही में किया गया है। आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन ध्वस्त को NIA के द्वारा शुरू किया गया है। NIA का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने देखिए हाल ही में पुलिस के सहयोग से आतंकी, गैंगस्टर और जितने भी नशा तस्कर होते हैं उनके गठजोड़ या साझगांठ को खत्म करने के लिए पंजाब, हरियाणा समेत 9 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। ऑपरेशन ध्वस्त के तहत NIA ने पंजाब और हरियाणा की पुलिस के साथ मिलकर इन तस्करों पर कार्रवाई की है। इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत देखिए भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 324 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। अब इस संयुक्त अभियान को या ऑपरेशन को ऑपरेशन ध्वस्त नाम दिया गया है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक अभियान है। अब अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो ये देखिए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इस संस्थान की स्थापना 2008 में की गई थी और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल श्री दिनकर गुप्ता है। ऑपरेशन ध्वस्त हाल ही में NIA के द्वारा चलाया गया है ताकि देश में जितने भी अपराधी और नशा तस्कर हैं इनकी जो मिली भगत है उनको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये सभी देश के लिए बहुत ही हार्मफुल है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो योजना का नाम पहले देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये योजना हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। झारखंड देखिए बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो झारखंड के गांव हैं वहां पर आवागमन की सुविधाएं बहुत कम हैं या फिर ना के बराबर है। तो ग्रामीणों के लिए आवागमन की समस्या को खत्म किया जा सके, आवागमन सुलभ किया जा सके, इस उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, ताकि गांव से जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय तक आवागमन की सुविधा ग्रामीणों को प्रदान की जा सके। इस योजना के माध्यम से देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां पर या तो वाहन नहीं मिलते, और वाहन नहीं मिलने के कारण वहां के ग्रामीणों को या लोगों को बहुत किलोमीटर तक पैदल चलकर आना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसे क्षेत्रों में वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? हाल ही में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इस संस्था की अगर हम बात करें, जिसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये नेस्कॉम के द्वारा स्थापित भारत में डेटा सुरक्षा पर एक नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी है, जिसे DSCI मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये संस्था देखिए साइबर क्षेत्र में साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने और विश्वसनीय बनाने के लिए कार्य करती है। हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष प्रमोद भसीन बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, 41 एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर इंडिया की बात हो तो ऐसे सम्मेलन या उद्योग नई दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं। तो 41 एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इस साल 2023 में ये इसका 41वां संस्करण था। भारतीय संस्था केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा इस सम्मेलन को हाल ही में होस्ट किया गया था। अब इसकी थीम की बात करें तो 2023 में बिगनिंग ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस सम्मेलन की 2023 में थीम है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन को आयोजित करवाने के उद्देश्य की बात करें तो देखिए, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक सत्रों पर गहन चर्चा करना, उनकी समस्याओं को जानना और उसके निराकरण के लिए प्रयास करना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में 2023 में इसके 41वें संस्करण का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड, जिसे पेन शताब्दी साहस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये 2023 में हाल ही में साहित्यकार सलमान रुश्दी को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी को द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी का आप सभी ने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस ऑथर हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले ही इन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था। इनके साहित्य से कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, तो इस कारण इन पर हमला किया था। इसे एक आतंकवादी गतिविधि माना जा सकता है। तो इनके प्रयास जो कि अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने किए हैं, साहित्य के लिए इन्होंने किए हैं, इसके लिए द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड से 2023 में सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, अगर हम इस संगठन की बात करें तो ये एक साहित्यिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति संगठन है, जिसे पेन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड हाल ही में दिया गया है। इस संस्था की स्थापना 1922 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये संस्था एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साहित्य और मानवाधिकारों की उन्नति के माध्यम से USA और दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसी संगठन को पेन या पेन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इस संस्था के द्वारा द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड से ऑथर सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो गतका पंजाब राज्य का एक पारंपरिक खेल है। अब ये सुर्खियों में क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा गतका को 37 नेशनल गेम्स 2023 में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। लेकिन देखिए, ये पारंपरिक खेल 37वें नेशनल गेम्स में डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा। 37वें नेशनल गेम्स 2023 में भारत के गोवा राज्य में आयोजित किए जाने वाले हैं, जिसमें पंजाब के पारंपरिक खेल गतका को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
अब देखिए, अगर हम इस पारंपरिक खेल की बात करें जिसे गतका कहा जाता है, तो ये सिख गुरुओं से संबंधित है पंजाब में। ये पंजाब के सिख गुरुओं का छड़ी लड़ाई का एक प्राचीनतम मार्शल आर्ट है जिसे गतका के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत सिख गुरु गुरु हरगोविंद साहिब के द्वारा की गई थी। तो गतका किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये पंजाब राज्य का पारंपरिक खेल है। गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बन गया है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से और लोगों को सही समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके, उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, राज्य में सुशासन स्थापित हो, इस उद्देश्य से गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को हाल ही में राज्य में मंजूरी दी है। इस रेगुलेशन से देखिए, राज्य में नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं एक निर्धारित समय पर उपलब्ध होगी और उनकी शिकायतों का भी तेजी से निवारण किया जा सकेगा। तो गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहाँ पर लागू किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो देखिए, हाल ही में आयोजित मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भारत की डॉक्यूमेंट्री गोरी को दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्री भारत की जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश के जीवन पर आधारित है, जिसे हाल ही में मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ द आयुष्मान गायकवाड़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, आयुष्मान गायकवाड़ जो कि भारत के एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं फ्रेंड्स, इनके जीवन पर गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ नाम की पुस्तक आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बुक भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के जीवन पर आधारित है, जिसका हाल ही में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में विमोचन किया गया है। आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के अनुभवों को संकलित किया गया है। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ अदर बुक्स भी बता देता हूँ जो कि अलग अलग क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की बुक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सनी डेज सुनील गावस्कर की। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की। और लास्ट देखिए 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। तो इन सभी बुक्स को भी याद रखिएगा, ये कभी कभी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 22 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इजीली डिस्कस किया। अब आ जाइए, आज की फैक्ट शीट में मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर के बारे में बता देता हूँ। ये वो टॉप बुकें हैं जो कि एग्जाम में अक्सर हमें देखने को मिलती है। पहली देखिए, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन अरुंधति राय की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द प्रेसिडेंशियल ईयर प्रणब मुखर्जी की बुक है। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा श्री अरविंदो की पुस्तक है। इसे तो स्पेशली याद रखिएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और सबसे लास्ट विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। तो यहाँ पर ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है, ये अधिकतर हमें एग्जाम में देखने को मिली है। एक बार पॉज करके आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा, ऑथर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो फैक्ट शीट के बाद अब हम लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था मोचा। इससे म्यांमार काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी तबाही मचाई थी इसने म्यांमार में। तो म्यांमार को जब प्रॉब्लम हुई तो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा
ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है। तो ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 की थीम की बात करें तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग ये 2023 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम है, जो कि 2023 में 18 मई को मनाया गया है। आगे आ जाइए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कब प्रारंभ की गई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक खेल कंबाला, जो कि भैंसों की एक दौड़ है, ये भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बनाया गया है। हाल ही में उत्साह एंड पॉप पोर्टल को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सॉरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो सॉरिंग ईगल एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया की वायुसेना का युद्धाभ्यास है। इसके बाद लास्ट देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारत की नई पार्लियामेंट का डिजाइन डॉक्टर बीमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स जो कि हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला कब किया गया था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका जापान के हिरोशिमा से ही संबंधित है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु हमला कब किया गया था। वैसे हिरोशिमा पर एक ही किया गया है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कब किया गया था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।